अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबीन रशीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा लोग किसी भी मुल्क में जब जाने की बात करते हैं, तो कहते हैं क्या इस मुल्क का वर्क परमिट मौजूद है? यानी यूरोप में, इवन सऊदी अरब, दुबई में आपको पता है आप सब लोग वर्क वीज़े पे काम करने के लिए जाते हैं। बड़ा आसान है दुबई, सऊदी अरब, बहरीन में जाके, कतर में जाके वर्क वीज़े पे काम करना। आज़ाद वीज़े भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यूएसए के अंदर भी वर्क परमिट की ऑप्शन नाज़रीन अवेलेबल है। सिर्फ़ आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि इसमें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, सब्र आज़मा काम है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो आप 2 साल के अंदर ना सिर्फ़ ये कि अमेरिका का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, बल्कि वर्क परमिट स्ट्रेट अवे ग्रीन कार्ड के लिए भी कन्वर्ट हो सकता है। ये नाज़रीन बड़ी अहम और दिलचस्प बात है, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, इसलिए हम ख़ास तौर पे इस पे रोशनी डाल रहे हैं और आपको हाइलाइट कर रहे हैं कि आप अमेरिका का वर्क परमिट भी ले सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ी अच्छी खबर है। इंडिया के लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। उनको ग्रीन कार्ड लेने के लिए 30 साल का वेट है। क्यों है? क्योंकि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गए और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है। जबकि पाकिस्तानियों के लिए अभी भी जो करंट पॉलिसी टाइम चल रहा है, वो 18 महीने से लेके 24 महीने तक है, डिपेंड करता है आप कौन-सी स्टेट के अंदर हैं। अगर आप अमेरिका के अंदर हैं, तो फिर काम वैसे भी बहुत आसान हो जाता है। आपके वीज़ा लगने के चांसेस तकरीबन 99 और 100% हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, तब भी आपके चांसेस बहुत बेहतर है, अगर आपके पास कोई राइट एम्प्लॉयर मौजूद है। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास एक बेहतरीन एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो आपको इस सिलसिले में गाइड कर सके। अब एम्प्लॉयर का क्या क्राइटेरिया है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ। यानी एम्प्लॉयर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी 2-3 साल, 5 साल पुरानी कंपनी हो, उसके बाद 5-7 एम्प्लॉयी काम कर रहे हों और उसको अपना बिज़नेस ग्रो करना है और मज़ीद एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। और एम्प्लॉयी ऐसा है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है अमेरिका के अंदर, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। और या अगर मौजूद भी है, तो उसकी कोई ऐसी स्पेशल स्किल है, ऐसी कोई रुकावट है जिसकी वजह से उसको बाहर से बुलाना पड़ रहा है और आप उसके लिए लाज़िम मलज़ूम हैं, आपके बगैर उसका गुज़ारा नहीं है। लेट्स सपोज़ एक बंदे का रेस्टोरेंट है, उसको एक पाकिस्तानी शेफ़ चाहिए। हो सकता है इंडियन शेफ़ भी ये काम कर दे, लेकिन पाकिस्तानी शेफ़ इसलिए चाहिए कि वो हलाल फूड बनाना चाहता है और पाकिस्तानी कुछ स्पाइसी खाने ऐसे हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी शेफ़ चाहिए। तो उस वजह से वो बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हो शेफ़, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसको अनस्किल्ड वीज़ा कहते हैं, स्किल्ड वीज़ा कहते हैं, ईबी-2, ईबी-3 कैटेगरी है जिसके अंदर आप क्वालीफाई करते हैं। 3 कैटेगरीज़ है नाज़रीन यूएसए के अंदर वर्क वीज़े के हवाले से, ईबी-1, ईबी-2 एंड ईबी-3। ईबी-1 जैसे कि नाम से भी आपको पता है टॉप क्रायोरिटी 1 नंबर पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जिन्होंने ज़िंदगी में परफ़ॉर्म किया, इंजीनियर्स, डॉक्टर, पीएचडी लोग, उनको ईबी-1 के अंदर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसमें मुल्क वेलकम करता है अमेरिका उनको कि वो आ सकें यहाँ पे। एथलीट्स भी उसके अंदर आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आ जाते हैं ईबी-1 के अंदर। ईबी-2 वो कैटेगरी है जिसके अंदर कोई प्रोफेशनल लोग, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जिनके पास कोई स्किल है, एजुकेशन है, ग्रेजुएशन उन्होंने एटलीस्ट की हुई है, उनको आईटी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो लोग आते हैं, उन लोगों को इनका तो ईबी-3 जो सबसे कॉमन आसान तरीन है, कोई भी बंदा उसमें फिट इन आ सकता है, अनस्किल्ड लोग भी उसके अंदर आ सकते हैं, वो है ईबी-3 कैटेगरी, जिसमें कोई भी एम्प्लॉयर आपको अगर जॉब ऑफर कर दे, तो आपका काम हो सकता है। अमेरिका के अगर आप अंदर हैं, तो तब तो बहुत ही आसान है, 2 ढाई साल जैसे आपको बताया, आपकी बड़ी आसानी से बारी आ जाएगी। मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जहाँ उनकी कैटेगरी मौजूद है, एम्प्लॉयर मौजूद हैं जो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में नाज़रीन जॉब का क्राइसिस चल रहा है। कोविड के बाद एक बड़ा अजीबोगरीब क्राइसिस आया है, जो लोग काम करना छोड़ गए थे, जिनको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, अमेरिका और यूरोप के अंदर आपके इल्म में है, जहाँ बहुत बड़े लोगों को इंसेंटिव मिले, अब लोग वो वापस काम पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो नई लेबर मार्केट इकट्ठी करनी पड़े, नए लोगों को तैयार करना पड़ा है काम करने के लिए, नए इमिग्रेंट्स को बुलाना पड़ रहा है। इस टाइम कनाडा, अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो अमेरिका के अंदर भी एम्प्लॉयर वेलकम कर रहे हैं नए लोगों को यहाँ पर आके काम कर सके। एक अहम बात ये भी है नाज़रीन कि यहाँ बेशुमार लोग इस वर्क परमिट को, इस ग्रीन कार्ड प्रोसीजर को बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ एम्प्लॉयर पैसे चार्ज कर रहे हैं इसका। 35,000 से लेके $50,000 यूएस डॉलर इसका रेट है अगर आपने वर्क परमिट उनसे लेना है। लेकिन अगर आप चाहें जनरली आप इंडीड पे जाके वेबसाइट पे सर्च करना चाहें, कुछ लोगों से बात करें, आपके जानने वाले रिलेटिव हो, ये बेसिकली एक बिल्कुल फ्री काम है जो आपको आसानी से मिल सकता है। अलबत्ता अटॉर्नी की अंदर फीस लाज़मी इन्वॉल्व है, जो कि 15 से 20,000 है। तकरीबन 10,000 आपके अटॉर्नीज़ के अंदर चार्ज करता है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस 2 साल का प्रोसेस है, मुसलसल कम्युनिकेशन आपकी इन्वॉल्व है इसके अंदर। 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके करने के हवाले से, उस वाले से उसकी फ़ीस है, प्लस आपकी जो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं और प्लस फास्ट ट्रैक अगर आपने एप्लीकेशन डाली तो अगेन $2,500 जैसा मैंने आपको बताया था, अमेरिका की फ़ीस याद रखिएगा। इस टाइम फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन 15 दिन में अगर आपने डिसीजन लेना है, तो आपको विद इन अमेरिका खास तौर पे तो $2,500 आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इसलिए वर्थ करते हैं कि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और आपके चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं वीज़ा लगने के हवाले से। उससे आपकी सीरियसनेस भी शो होती है कि आपने $2,500 एक्स्ट्रा पे किया है, उसको एक्सपेक्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं पर एप्लीकेंट जो है $2,500 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। जो राज़िज़ के 3 प्रोसेस हैं, वो तीनों पे मैं आपकी रोशनी डाल देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ख़ास तौर पे इस कैटेगरी को ज़हन में रखना है कि सबसे पहले नाज़रीन याद रखिएगा जो इसकी लेबर सर्टिफ़िकेशन है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है अगर आपने ये वाला वीज़ा हासिल करना है, उसको जो कहते हैं पीडब्ल्यूडी कहा जाता है नाज़रीन, प्रिवेलिंग वेज रिक्वेस्ट। सबसे पहले एम्प्लॉयर जो आप सेलेक्ट करते हैं, वो एक प्रिवेलिंग वेज रिक्वेस्ट करता है उस इदारे से कि मुझे ये एम्प्लॉयी चाहिए और उसकी एक मिनिमम वेज इतनी होगी, मार्केट असेसमेंट ये होगी। ये 3 महीने का एक प्रोसेस है, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से आप करते हैं, जिसको डीओएल भी कहते हैं। उस डिपार्टमेंट से जब आप ये रिक्वेस्ट करेंगे, 3 महीने तक आपको वो रिप्लाई कर देंगे, येस कर देंगे या नो कर देंगे, आपके हवाले से गुज़ारा है। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ठीक है, सैलरी उसकी स्टैंडर्ड है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपने असेसमेंट उसके लिए करवाना चाहते हैं वेज रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट आपको अप्रूवल मिल जाएगी कि हाँ, इस बंदे की कम से कम इतनी सैलरी होगी और ये मेरे पास काम करेगा।
उसके बाद जो सेकंड स्टेप आ जाता है नाज़रीन, जिसमें अगेन थी पहले प्रोसेस में तकरीबन 6 महीने लगते हैं, सेकंड प्रोसेस में तकरीबन 3 महीने का टाइम लगता है कि लेबर सर्टिफिकेशन ली जाए। उसके लिए यह तरीक़ाकार है नाज़रीन, आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पे, अखबारों में, रेडियो के ऊपर ऐड देना पड़ेगा, उसका प्रूफ भी आपको साथ लगाना पड़ेगा कि हमने ऐड दिया है कि हमें इस कैटेगरी के अंदर ये बंदा रिक्वायर्ड है। ये 3 महीने का प्रोसेस ज़ाहिर है, आपने एक रीज़नेबल टाइम देना है तमाम एडवर्टाइज़र को कि आप अपने अप्लाई कर सकें, और जिस बंदे को आपने शॉर्टलिस्ट किया है, सेलेक्ट किया है, उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने इस बंदे को क्यों सेलेक्ट किया है, गुड फेथ के अंदर, कि क्या वाक़ई वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, और वो पूरा प्रोसेस को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना होगा। जो लोग कनाडा के वर्क वीज़ा का काम करते हैं, एलएमआईए का, उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि आपको रीज़नेबल जस्टिफिकेशन देनी होती है एम्प्लॉयर को कि हमने प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट दी, हमने शॉर्टलिस्ट किया और इन लोगों को फाइनलाइज़ करके हुए हमने जॉब के लिए सेलेक्ट किया है। तो वो चीज़ आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपने ज़हन में रखनी है। और ये तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके बाद वो लेबर सर्टिफिकेशन आया था, उसपे आपने एक फाइल करना है, ईटीए 9089 जो फॉर्म है, उसके थ्रू जो है, प्रोसेस के थ्रू आप उसकी सबमिट करवाएँगे। जब आपके पहले 2 स्टेप मुकम्मल हो जाएँ, जो कि आसानी से हो जाते हैं, तकरीबन आपके नहीं बताया 9 मंथ्स उसमें लगे, अगेन 9 मंथ्स आपके सेकंड प्रोसेस में लगेंगे, व्हिच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सारे प्रोसेस का, जिसमें आपने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का प्रूफ भी लगाना है कि उन्होंने हमें इजाज़त दे दी थी, और उसके बाद आपने तमाम एडवर्टाइज़मेंट भी अपलोड की थी, जो सारे इश्तिहार लगाया था, और जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, उसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है। और उसके लिए नाज़रीन ये है कि वो जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स है, वो आपसे मज़ीद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स माँग सकता है, अगर वो किसी चीज़ पे सैटिस्फाई नहीं है, कि आपने इस बंदे को क्यों सिलेक्ट किया है, या इसकी क्या ख़ास क्वालिफ़िकेशन थी एम्प्लॉयर के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो उस सब चीज़ की आपने डिटेल देनी है, और उस एम्प्लॉयी की आपने तमाम डिटेल, बैकग्राउंड भी, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन इस मौके पे सबमिट करने हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन, उसकी पिछली जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तमाम चीज़ें आपने उनके साथ शेयर करनी है। उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, उसकी क्रेडेंशियल्स, उसको सर्टिफिकेट्स अगर उसने जो ऐसे हैं, जो उसकी फील्ड से रिलेटेड है, वो सब आपने सबमिट करवाने हैं। और अगर वो डिनाई कर देते हैं, तो फिर आपको दोबारा अपील करनी पड़ती है, या नई आपको एप्लीकेशन उसकी सबमिट करवानी पड़ेगी किसी नए एम्प्लॉयर के साथ, अगर वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं करते। अदरवाइज़ आपको जो है उसके प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे, और उसका ये प्रोसेस जैसे ही मुकम्मल होता है, इसकी भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि नाज़रीन, आप उसकी फौरी बाद उसका आई-40 140 जो है फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, व्हिच मीन ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर द ग्रीन कार्ड। ये सबसे खूबसूरत पार्ट है इस सारे प्रोसेस का नाज़रीन, वर्क परमिट का, कि आप स्ट्रेट अवे ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी दिलचस्प बात ये है कि आपको किसी भी स्टेज पे एज़ सच एम्प्लॉयर पे बर्डन नहीं है, अभी उसका पेरोल स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसने आपको सैलरी दी ही नहीं है, उससे पहले ही आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो गए, और जैसे ही आपका ग्रीन कार्ड लग गया, तो आप ज़रूरी है उस एम्प्लॉयर के पास काम करें, आप किसी और के पास भी काम कर सकते हैं। अलबत्ता जो एम्प्लॉयर अच्छा है, जो उसने आपका साथ दिया सारे प्रोसेस के अंदर, या आपको मुफ्त उसने आपको प्रोवाइड किया वर्क परमिट, वो चाहता है आपसे एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करता है, साल 2 साल का, वो मेक श्योर करता है कि आप उसके पास काम करें। बस रिसेंटली मुझे बताया गया है, एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे, ट्रक कंपनी बहुत बड़ी है, हैवी ट्रक चलाना या इवन छोटा ट्रक भी चलाना, जो 24 फुट से नाज़रीन छोटा ट्रक है, उसको नॉर्मल कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वाला बंदा चलाता है। लेकिन अगर ट्रक जो है वो 24 फुट से ज़्यादा बड़ा है, 4 व्हीलर है, 8 व्हीलर है, तो फिर आपको हैवी ट्रक का लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन जो छोटा 20 फुट का ट्रक है, वो भी यहाँ बहुत आम चलता है, फेडेक्स वगैरह में अक्सर जगहों पे यूज़ होता है। उसकी कंप्लायंस कम है, चूँकि ज़रा नॉर्मल ड्राइवर जो है गाड़ी का, वो भी उनको चला सकता है। तो उनके 500 ड्राइवर की डिमांड है। एक कंपनी मेरे पास आई है, राब्ते में आई है, और उन्होंने कहा कि हम 1 साल का बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाएँ लोगों से, और शुरू में कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं चार्ज कर रहे, करीबन $5000 वो इनिशियल डिपॉज़िट चार्ज कर रहे हैं, और बाकी पैसे उन्होंने कहा है कि हम वीज़े के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वर्क परमिट जो अमेरिका का लेना चाहते हैं, कि वो यहाँ पे आके परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, और यहाँ पे आके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। 1 साल का उन्होंने सिर्फ बॉन्ड साइन किया है कि आप हमारे साथ ही काम करेंगे। चूँकि ट्रक वाला काम लास्ट एक हैवी काम होता है, डिलीवरी करनी होती है डोर टू डोर। खासतौर पर हम टेक्सास की बात करें, तो यहाँ का वेदर बड़ा हार्श है, दुबई की तरह पाकिस्तान में सख्त गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के लोकल लोग काम नहीं कर पाते। ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जिनका हौसला, वो इस सख्त गर्मी के अंदर काम करते हैं, डोर टू डोर जाके चीज़ें डिलीवर करते हैं। कुछ बात को हार्ड चीज़ें होती हैं, बड़ा हैवी स्टफ उठा के आपको डिलीवर करना पड़ता है, तो वो लोग भी वहाँ पर जाके काम करते हैं। तो उस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, अगर आप इस तरह काम करने के लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं, तो आप इस वीज़े के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो वर्क परमिट आप ले सकते हैं। इस तरह और बेशुमार कैटेगरी है, शेफ़ आपका रेस्टोरेंट को जानने वाला है, तो वो आपको वीज़ा देके दे सकता है। और भी कोई ऐसे लोग जिसमें आप समझते हैं आईटी के अंदर किसी भी ऐसी कैटेगरी में जहाँ आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और उसके नतीजे के अंदर आप परमानेंटली यूएसए में सेटल हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड की नाज़रीन $1225 बिल्कुल स्टैंडर्ड फ़ीस है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए वर्क परमिट की सूरत के अंदर, और जो आपने अगर आई-140 फॉर्म जमा कराया, उसके लिए $700 की फ़ीस है, बीएन एप्लीकेंट की, प्लस डिपेंडेंट की एडिशनल फ़ीस जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी और आसान कैटेगरी है। $750 आपको एडिशनल एज़ अ डिपेंडेंट पे करना पड़ेगा, $1225 मेन एप्लीकेंट का पे करना पड़ेगा। चेंज ऑफ स्टेटस अगर आप अमेरिका के अंदर रह के करवा रहे हैं, तब उसकी अलग फीस ऐड हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी अरब जहाँ से भी अप्लाई करें, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और उसको आपको काफ़ी आसानी से। तो ये वर्क परमिट की बड़ी अच्छी और खूबसूरत कैटेगरी थी। मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से भी आगाह कर दिया है कि जो लोग भी परमानेंटली आके यूएस सेटल होना चाहते हैं, वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, उनके पास बेहतरीन ऑप्शन है। और आप यूएसए के अंदर ही हैं, तो याद रखिएगा अपना ई-2 वीज़ा या एफ-1 वीज़ा लगवा लें। तो आप 2 साल यहाँ पे रहेंगे, ताकि आप इल्लीगल ना रहें, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा विज़िट वीज़े पे आप नहीं रह सकते। 180 डेज़ के अंदर-अंदर अगर आप किसी विज़िट वीज़े पे यहाँ पर आ गए, तो आपको अपना चेंज करना पड़ेगा स्टेटस। ये उन लोगों के लिए बेस्ट कैटेगरी है कि वो बआसानी इस वीज़े पे अपने आप को चेंज कर लें, और उसके नतीजे में ग्रीन कार्ड लेके 3 साल बाद पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएँ। तो ये है सबसे बेहतरीन तरीका अमेरिका आने का और सेटल होने का, वर्क परमिट के थ्रू। 2 साल आपने जेब में रखना है, चाहे वो 2 साल आप अमेरिका के अंदर रह के गुज़ार लें, या अमेरिका से बाहर रह के पेशेंटली आप गुज़ार लें। उसके नतीजे में आप ये कैटेगरी ले सकते हैं, और हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो सकते हैं।
इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुबीन रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।